बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि किसी भी कंट्री के लिए जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को, और उन डॉक्यूमेंट्स में जो लोग गलतियां करते हैं उनको भी आज मैं इंडिकेट करूंगा आप लोगों के सामने, ताकि आप जब भी अप्लाई करें तो आपको अपने उन डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट वेरिफिकेशन आप खुद अपने तक देख सकें, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई हर्डल का सामना नहीं होगा, और मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू ट्रैवल एनी कंट्री। ये वीज़ा के जो है ना, वीज़ा के लिए किसी भी कंट्री के वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, उनको आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने। सबसे जो पहला और मेन डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट में इस चीज़ का माइंड में रखना है कि जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं फॉर द सेक ऑफ मतलब विजिट पर्पस भी, तो चाहे हमारा विजिट 15 से 20 दिन का ही क्यों नहीं है, या महीने का नहीं है, ये 2 महीने का हो, लेकिन हमारी पासपोर्ट की मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ की कम से कम होनी चाहिए। इससे मतलब ज़्यादा हो तो बेहतर है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो पासपोर्ट की वैलिडिटी आपने चेक करनी है बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन। दूसरा आ जाता है जी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एक बड़ा ट्विस्टी सा वर्क है, और इसमें बहुत से लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। आज मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि बैंक स्टेटमेंट का जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर हर कंट्री ने डेफिनेटली किसी भी वीज़ा को इशू करने के लिए उसमें आपके लिए उसने कोई मिनिमम जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगी होती है। कि मिसाल के तौर पे अगर आप तुर्की विजिट कर रहे हैं तो तुर्की के लिए आपको 8 से 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में बैलेंस शो करवाना पड़ता है बैंक स्टेटमेंट में, स्टैंडिंग बैलेंस, और पिछले 6 माह की स्टेटमेंट होती है। तो इसमें यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग इसी तरह जो है वो मिनिमम अमाउंट जो भी रिक्वायर्ड होती है उसकी अमाउंट की वो डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, और एकदम से डिपॉजिट किया और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली। तो वो 6 माह की भी हो तो उसमें 2 ट्रांजैक्शन शो हो रही होती हैं, 1 या 2 हो रही होती हैं। आपका डेड अकाउंट होता है, उसमें आपको बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम आती है कि आप स्टैंडिंग बैलेंस तो शो कर देते हैं, लेकिन वो अकाउंट आपका रनिंग में है या नहीं वो आप नहीं उसको शो करवाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और उसके बाद फिर उससे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब वो स्टेटमेंट हमारे हाथ में आ गई, बैंक की तरफ से हमें मिल गई, हमने वो साथ लगा के एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अगले दिन ही हमने पैसे वापस निकलवा लिए अपने। तो वो क्या होगा, वो आपकी फेक बैंक स्टेटमेंट शो हो जाती है। उसके लिए कम से कम जब तक वीज़ा आपका अप्रूव होकर नहीं आता, आपको वो अमाउंट अपने बैंक में रखवानी ज़रूरी है, वो रखवानी चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट को बनाया कैसे जाए? मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास अमाउंट भी है, पैसा भी है, लेकिन मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो उसको जब हम डेफिनेटली देखें, किसी भी कंट्री के लिए ये तो नहीं हो सकता ना कि हम बैठे बैठे अचानक से कहें चलो यार सुबह हम तुर्की के लिए अप्लाई करते हैं। तो डेफिनेटली एक माइंड बनता है, हम अपना वर्क कर रहे होते हैं, हमें पता होता है। तो डेफिनेटली किसी भी कंट्री के लिए तो आप जाना चाह रहे हो ना, तो 1 से 1.5 माह आपको प्लानिंग के में लगता है कि हमने कैसे प्लान करना है, कब जाएंगे, कितनी देर में हम निकल सकते हैं, कौन कौन जाएगा, क्या क्या खर्चा होगा, ये वो हमारे। इसी दौरान आप अपने बैंक की वो जो स्टेटमेंट है उसको मेंटेन करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वो 20 लाख की स्टेटमेंट उन्होंने मांगी है, तो वो 20 लाख की अमाउंट जो है ना, 1-1, 2-2 लाख करके डेली का 1-2 दिन बाद आपका इन एंड आउट उसमें शो होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे आपके बैंक की वो जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है ना, वो कम से 1 से 1.5 पेज की वो बन जाएगी कि इतना डिपॉजिट है, इतना क्रेडिट है, ताकि वो जेन्युइन शो हो। हाँ, जेन्युइन, डेफिनेटली जेन्युइन शो ना हो, बल्कि होना चाहिए कि जेन्युइन ही हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे। लेकिन अगर फिर भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसको इस तरीके से मेंटेन करें कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आपकी जितनी ज्यादा से ज्यादा आप उसको शो कर सकें। तो जिस दिन आपने अप्लाई करना उस दिन में आपका वो स्टैंडिंग बैलेंस भी उसमें शो होना चाहिए, फिर वो आपकी वो वर्दी होती है कि उसको वो एंडोर्स कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है जी कि एफआरसी किस लिए चाहिए होता है?
पहले तो एफआरसी को मैं आपको बता दूं, ये फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट है, नादरा की तरफ से पाकिस्तान में मिलता है, गवर्नमेंट आईडी की बेसिस पे रजिस्ट्रेशन जो भी डिपार्टमेंट है आपका, आप उसी से वहां से भी ले सकते हैं। तो उसमें होगा कि आपके तमाम फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स आपकी सारी होंगी, वो फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट, सबको इसका पता है एफआरसी का, तो मैं इसको इसलिए इतना ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करता। आप जाएं अपना एफआरसी सर्टिफिकेट लें और वो साथ एप्लीकेशन के वो भी लग गया। अब आ जाता है आपका बिजनेस। बिजनेस में आपके बिजनेस के ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स, कंपनी है, स्टोर है, शॉप है, कुछ भी है, तो उसका कोई नेम होगा, रजिस्टर्ड भी होगा, आपका एनटीएन नंबर होगा, उसके साथ आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होगा या मेंबरशिप होगी, तो वो सारी डिटेल्स आपने अपने वो उसमें लगानी है। एनटीएन आपका होना एक ज़रूरी चीज़ है, कोशिश करें कि ये हो, आपका नेशनल टैक्सेशन नंबर। अब उसमें क्या होगा कि उसके 2 साल के, कम से कम पिछले 2 साल के टैक्स रिटर्न्स भी आपके उसमें शो होने चाहिए, जिसमें आपने ये मेंशन किया हो कि जी मैंने बिजनेस इतना अमाउंट से शुरू किया था, अब मेरा ग्रो करके इतनी अमाउंट में आ गया, पहले मैंने इतना टैक्स पे किया था, अब मैंने इतना टैक्स पे किया, तो ये डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। आपका जो लॉ एंड टैक्सेशन के जो है ना, ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो लॉयर्स होते हैं, वो लॉयर्स आपको कोई भी इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स एक फाइल बना के देंगे। उन टैक्स रिटर्न्स को आपने साथ लगाना, इंक्लूडिंग योर एनटीएन मतलब सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी, और साथ आपका कंपनी का ऑनरशिप आ जाती है। उसके बाद कंपनी का लेटर हेड पैड है, उसके ऊपर आपने एक्सप्लेन करना है कि जी लेटर हेड पैड आपने कैसे लिखना है, कि जी अगर आप ऑनर हैं, तो मैं अभी बिजनेस ओनर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद मैं आऊंगा कि जो सैलरीड पर्सन होंगे उनको एक्सप्लेन करूंगा, फिर जो इन दोनों में से नहीं है उनके लिए एक्सप्लेनेशन करूंगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं सारी चीजें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप लोगों को मुझसे बार बार पूछने की जरूरत फील ना हो। तो लेटर हेड पैड में आप अपना मेंशन करेंगे जी कि आई एम ओनर ऑफ दिस बिजनेस सिंस देन, मतलब तब से मैंने इसको शुरू किया, इतनी रेट हो गई है, इतने मेरे टैक्स हैं, ये मेरा आईटीएन नंबर है, इतने मैंने टैक्स रिटर्न सारे सबमिट किए हैं, जो जो आप मतलब सबमिट कर रहे हैं ना उसको जरा वहां पे एलैबोरेट कर देंगे और उसकी पूरी डिटेल लगा के नीचे आप उसको साइन एंड स्टैम्प कर देंगे, ताकि वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से सबमिट हो जाए। अब आ जाते हैं वो लोग जिनकी सैलरी है, जो सैलरी पेशा लोग हैं, तनख्वाह उनकी महीने की तनख्वाह आती है और वो उसी के ऊपर चल रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो उनका क्या है कि उनको अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी, जिसकी बेसिस पे वो जॉब कर रहे हैं, और उसके साथ 2 से 3 माह की पिछली सैलरी स्लिप्स आपको लगानी हो, जिसमें आपकी सैलरी उस कंपनी की तरफ से आपको इश्यू हुई होगी, और फिर बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली वो सैलरी स्लिप उसी बेसिस पे आपकी वो बैंक स्टेटमेंट भी बनी होनी चाहिए कि ये 3 माह मेरे पास आई और इतना मैं अमाउंट लिया और ये मेरा चल रहा है, और साथ आपके वो कंपनी का लेटर हेड पैड होगा जिसपे कंपनी का सीईओ या एमडी या ऑनर जो भी हो, वो मतलब अथॉरिटी जो भी इस चीज के लिए वो पर्सन कंपनी की तरफ से फाइनलाइज्ड है, वो एनओसी लिखेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपकी तरफ से, कि जी ये बंदा हमारे पास इतनी देर से काम कर रहा है, इसकी इतनी सैलरी है, इस पोस्ट पे काम कर रहा है, अगर ये इतने दिन के लिए आपके कंट्री को विजिट करता है तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये विद पे जो है ना ये बंदा विजिट करेगा तो अपने एक्सपेंसेस बियर करने की कैपेसिटी ये रख सकता है, तो वो एनओसी सर्टिफिकेट आपका साथ लगेगा। एनओसी लगने के बाद अब आ जाएं, क्या इसमें ये भी चांसेस होते हैं कि वो जो कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान की कंपनी है और वो एनओसी जारी कर रही है आपके लिए, तो इसमें ये भी चांसेस होते हैं कि वो कंपनी को विजिट करें या कंपनी की ऑथेंटिसिटी को चेक करें? डेफिनेटली कर सकते हैं वो? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें आप दो नंबरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पे ये भी एक हो सकता है, मेरे दिमाग में ये बात आई है, तो डेफिनेटली किसी और के दिमाग में भी, और जिनको वेरीफाई करना उनके दिमाग में भी आ सकती है कि आया ये कंपनी जेन्युइन दो है भी या तरीकेकार है नहीं। इसके लिए। इसके 2 तरीकाकार ये हैं कि हो सकता है कि वो कंपनी के ऑनर को बाय फोन, बाय नंबर, डेफिनेटली उसके लेटर हेड पैड पे उनका कॉन्टेक्ट, कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह होंगे, उनको कॉल करें, उनसे डिटेल्स लें, और दूसरा तरीकाकार हो सकता है कि वो डायरेक्टली अपना कोई जो है ना नुमाइंदा आपके उस कंपनी के सेटअप में वेरीफाई करने के लिए वहां पे भिजवा दें, वो पर्सनली आके वो चेक करे सारा सेटअप कि ये आपका ओके है या नहीं, और उसके साथ फिर मतलब आपका एफिडेविट भी होता है ना, तो एफिडेविट को भी आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं। तो अब आगे जी ये सैलरी पेशा जो भी पर्सन हैं, जो कि जॉब होल्डर्स हैं, वो कैसे विजिट कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं। तीसरा जो मेन, कोई रह तो नहीं गया, कौन होगा,
मिसाल के तौर पे अगर ये एक सैलरी पेशा बंदा विजिट कर रहा है और दूसरा कर रहा है अपना बिजनेस, हाँ तीसरा जो बिजनेस होल्डर भी नहीं है, जिसके पास जॉब भी नहीं है बट वो स्टिल विजिट विजिट करना चाह रहा हाँ, है, वो कैसे कर सकता वो है? उसका भी मैं बता देता हूँ। और बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है। उसकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है। ठीक। अच्छा, अब क्या होगा उसके लिए, क्या होगा कि वो अपना कोई स्पॉन्सर हायर करेगा। हायर करेगा? हायर ही होगा ना डेफिनेटली, जब वो जॉब ही नहीं कर रहा तो मैं उसको हायर ही करूंगा। वो खुद जॉब नहीं कर रहा लेकिन वो स्पॉन्सर हायर करेगा। वो स्पॉन्सर को कन्विंस करेगा। मिसाल के तौर पे इस सेंस में हम कह लें कि अगर आपके वो फादर हैं जो भी आपके गार्डियनशिप में है, डेफिनेटली कोई भी बंदा जो ऑलरेडी बिजनेस होल्डर हो, आपके ब्लड रिलेशन में हो, दी बेस्ट है। अगर नहीं भी तो वो आपका कोई लिंक अप उसके साथ मेंशन होना जरूरी है। तो वो मतलब कर सकता है कि जी मेरा ये बिजनेस है, वो अपने वही डॉक्यूमेंट्स एनटीएन 3 साल की अपनी टैक्स रिटर्न्स और अपनी कंपनी के लेटर हेड पैड पे एक वो उसको सारे को एंडोर्स करेगा कि जी इसके सारे एक्सपेंसेस हैं। उसके साथ एक एफिडेविट लगेगा उसका। ठीक है। उस एफिडेविट में वो ये लिखेगा जी कि ये बंदा जिसके लिए जो अप्लाई कर रहा है इसके साथ मेरा ये रिलेशन है, या कोई भी मतलब अपना वो रिलेशन शो करेगा। उसके बाद होगा कि जी ये इस पर्पस के लिए आपके कंट्री को विजिट करना चाहता है, तो ड्यूरिंग द स्टे और ड्यूरिंग द विजिट जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मैं बेयर करूंगा, इसके ये मेरे बिहाफ पे जाएगा और विजिट करेगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे मतलब वो साथ लगेंगी, और वो फिर डॉक्यूमेंट्स उस शख्स के लिए हैं जो कि जॉब भी नहीं कर रहा और उसका कोई अपना बिजनेस भी नहीं है और उसकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है। अब यहाँ पे जो बंदा अपना एफिडेविट दे रहा है, जो स्पॉन्सर कर रहा है इन अदर सेंस में अगर बात करूं, तो उसको अपनी फिर बैंक स्टेटमेंट इसके साथ लगानी होगी, और वो बैंक स्टेटमेंट कम से कम उस अमाउंट की होनी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है, और उसकी पूरे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस ईच एंड एवरीथिंग एज इट इज होनी चाहिए, और उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए उस बैंक स्टेटमेंट की कि भाई मैं इसके एक्सपेंसेस बेयर करने की कैपेसिटी रखता हूं। अब आ जाए जी डॉक्यूमेंट्स में आ गए, स्टडी डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डेफिनेटली अगर आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टडी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लगेंगे। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लेटर हेड पैड है, उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन है, और एसईसीपी के साथ भी वो मतलब आपकी हो सकता है कि कंपनी का सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी साथ लगाएंगे। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एनटीएन है, तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये साथ लगाएंगे। अब गलती कहां पे हो रही है, रिजेक्शन, कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही लगाए फिर भी मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। मेन रिजेक्शन की वजह मैं बताता हूँ। पहली तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैंक स्टेटमेंट में वो गलती करते हैं कि अचानक एकदम से इतनी अमाउंट डालते हैं और बाद में निकाल भी लेते हैं, तो वो बैंक स्टेटमेंट कोई ना फेक लगती है कि जी इसने किसी से पैसे पकड़ के डाले हैं और एक दिन के लिए होल्ड किए और उसके बाद किसी को दे दिए। वो उनको भी पता समझ आ जाती है कि जब वो वेरीफाई करते हैं। तो दूसरा जो मेन गलती ये करते हैं कि यहां पे लेटर हेड पैड के ऊपर वो लोग अपनी जो एप्लीकेशन है, वीजा एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पे उन्होंने वीजा अप्लाई किया फॉर द सेक ऑफ विजिट और एक्सप्लोरेशन के लिए कि मैं वहां पे जाके कोई प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, रिक्रिएशन के लिए जा रहा हूँ, वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ, और साथ वो उधर वो लेटर हेड पैड पे क्या लिख रहा है जी, वो वहां पे ये लिख रहा है जी कि मैं इतनी देर से मतलब मेरा बिजनेस है, मेरी इतने कंट्रीज में ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, और उसकी साथ में मतलब मेरी इतनी स्टडीज हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं वहां पे जाने के बाद मुझे कोई अच्छा जॉब मिली तो वो भी मैं मतलब करने की सोच रहा हूँ। तो ये प्लानिंग नहीं, ये गलत है। या मैं आपके कंट्री को अच्छा बिजनेस दे सकता हूँ, बिजनेस दे सकता हूँ, मतलब वो भी एक हो सकता है। कुछ लोगों को जोम होता है कि जी वहां पे बहुत बिजनेस ड्रॉप होगा, तो ये जो चीज है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब यहां पे क्या हुआ कि आपकी एप्लीकेशन और आपकी जो वो लेटर हेड या जो भी आपने वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया ना, वो इन दोनों में क्लैश आ गया। क्लैश आने की वजह से क्या हुआ कि वो डेफिनेटली फेक हो जाता है, तो वो एम्बेसी उसको रिजेक्ट कर देती है। और यहां पे ये कोशिश करें कि एक तरह की ना स्टोरी है, मैं आपको अगर दूसरे आसान लफ्जों में समझाऊं तो ये एक स्टोरी है। स्टोरी कैसे कि भाई मैंने विजिट के लिए अप्लाई करना है और मैंने अगले बंदे को कन्विंस करना है कि मैं विजिट के लिए ही जा रहा हूं। समझे ना बात को?
कि मतलब ये नहीं है कि मैंने यार विजिट करना है लेकिन मेरा आगे ये भी प्लान है, ये भी प्लान है और आगे फ्यूचर बनाने का प्लान है, वहां पे आपके पक्का रहने का प्लान भी है, तो कहेंगे यार ये पता नहीं क्या करना चाह रहा है और ये तो इलीगल है, तरीकाकार नहीं है इसका। वहां से आपका वो झूठ पकड़ा जाता झूठ है ना पकड़ा कि जाता आपका है। बेसिकली पर्पस विजिट का नहीं है, आपका पर्पस कुछ और है, लेकिन आप सिर्फ वीजा लेने के लिए और ये मतलब ना रास्ता होता इख्तियार पता कर क्या, रहे जब ये वेरीफाई कर रहे होते हैं ना, ये सारे डॉक्यूमेंट एक ही टेबल पे निकाल लेते हैं एम्बेसी में, जो वेरीफाई करने वाला पर्सन है वो यहाँ पे देखता है ये इसने वजह लिखी है, इसने यहाँ पे यहाँ वो टिक मार, उनके पास एक चेक लिस्ट होती है, उसके साथ वो चेक कर रहे होते हैं कि इसने यहाँ पे ये लिखा, क्लैश आया, वीजा रिजेक्ट। तो ये मत कीजिए। जिस पर्पस के लिए आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं उसी पर्पस को आपने स्टार्ट से एंड तक अपने डॉक्यूमेंट्स में लेके चलना है, उसी को ही आपने एक्सप्लेन करना है। और अगर वीजा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, विजिट वीजा के लिए, तो वहां पे आपने ये मेंशन करना है कि इतने दिन के स्टे के बाद मैंने वापस आना ही आना है, क्योंकि मेरा यहां पे बिजनेस है। और वजह भी बतानी है ना साथ कि भाई मेरा बिजनेस है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने जी अब जो है ना कनाडा जाना है, तो मुझे इतना पैसा चाहिए। मैं कहता हूं भाई कनाडा जाना है, पैसा इतना चाहिए, कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए जा रहा हूं। क्या शर्त, क्या गारंटी है भी 20 दिन के बाद तुम वापस आओगे? तो वो मुझे कन्विंस करेगा कि भाई मेरी इस वजह से मैंने आना है, मेरा बिजनेस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वो सारी डिटेल्स को डिस्कस करने के बाद वो सारी चीजें यहाँ पे आपने मेंशन करनी है, तब आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट होगी। और इन गलतियों को अगर आप नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन बड़ी बेहतरीन तरीके से सबमिट भी होगी और इंशाल्लाह अप्रूव भी होगी। हमारी तो ये दुआ है कि जो लोग भी अपने लीगल तरीके से जाना चाह रहे हैं और अच्छे मतलब अपनी ज़िंदगी को अपने बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर अगर कोई अप्लाई करता है, तो हम कहते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात सबके लिए आसानियाँ फरमाए। अब इसको थोड़ा सा ना मैं एंड पे आके कंकॉर्डिनेट करता हूँ, चेकलिस्ट बना देता हूँ ताकि आपका मतलब दोबारा रिवाइज हो जाए। पहला पासपोर्ट, मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, मिनिमम 1 से 1.5 माह की आपकी ट्रांजैक्शंस के साथ 1 से 1.5 पेज की आपकी इन एंड आउट, डेबिट और क्रेडिट दोनों शो होने चाहिए वहाँ पे, और स्टैंडिंग बैलेंस होना चाहिए। वो बैंक स्टेटमेंट चाहे आपकी है या आपके स्पॉन्सर की है, दोनों के लिए कंडीशन सेम है। तीसरा, वो अमाउंट को आपने फौरन नहीं निकालना जब तक कि आपका वीज़ा लग के नहीं आ जाता या आप ओरिजिनल कंट्री में पहुंच नहीं जाते। दूसरा आ गया जी आपका FRC, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट। तीसरा आपका NTN, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन नंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ईच एंड एवरीथिंग, इसमें बिजनेस रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए आपके। पांचवा आपका आ गया NOC अगर आप जॉब होल्डर हैं, लेटर हेड पैड अगर आप बिजनेस होल्डर हैं, और एफिडेविट अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो, कि वो उसका सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप साथ लगाएंगे। तस्वीरें सबको पता है कि 2 से 3 तस्वीरें साथ लगती हैं, और स्टडी के लिए अगर जा रहे हैं तो अपनी वो डॉक्यूमेंटेशन आप साथ लगाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो लोग वर्क वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं उनको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनको बिजनेस शो करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट अपना पासपोर्ट होता है, उनका FRC होता है, और उसके बाद अपना वो मेडिकल वगैरह, ये वो मेडिकल तो साथ खास लगना ही होता है कि वो मेडिकल जो भी है वो उनके जो है ना सेट स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने मीट करने हैं, टेस्ट अपने क्लियर करने हैं, और उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि इस इंफॉर्मेशन के साथ जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद रेडी कर सकते हैं और किसी को भी सर्विस चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।